औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, दोस्तों और मेरे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स। हमने एक सिलसिला शुरू किया था बेन जॉनसन का जो प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। आज हम उसकी कैरेक्टर्स बात करेंगे। वीडियोज़ में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है वो दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो को आखिर तक भी देखें, इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी कीजिएगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं जो कैरेक्टर्स हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उस पर अभी बात करते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कैरेक्टर्स। जब सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो है एडवर्ड नोवेल। He is the protagonist of this play. Edward Noel is a young man and son of Ord Noel. He is deeply invested in his education, but to his father's disapproval, also his penchant for idle poetry. He is a bit impressionable, but also smarter in survivor than his dim-witted cousin Stephen. ये जो है ये ओल्ड नावल का एक अकलौता बेटा है और जो उसका बाप है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी है और इसके जो कुछ खसूसियात थे, जो उसके कुछ लाइक्स थे, वो उसके खिलाफ थे, मतलब डिसअप्रूव करता था। उसका जो बाप है एडवर्ड नोवेल के कुछ लाइक्स थे उसको, यानी उसको पोइट्री पसंद थी और जो उसका बाप है वो उसको फजूल किस्म की वो शायरी समझते थे। वो एक स्मार्टर भी थे और उसका जो कज़न है स्टेफन उससे ज़्यादा वो जिंदा दिल थे। Edward received a letter from Wilbert inviting him to spend time at the Orgery, where Wilbert promises him much amusement, mostly at the expense of other. एडवर्ड ने एक लेटर रिसीव किया, विल्बर्ट जो उसका दोस्त था और उसे बुला रहा था कि आप आ जाए ऑर्जेरी, और वहाँ पर विल्बर्ट ने उससे वादा किया था कि वहाँ पर पार्टी शार्टी होगी, वहाँ पर म्यूज़िक शायरी वगैरह होंगी और ऐसे जो प्रोग्राम होते थे वो अक्सर दूसरों के खर्चों पर करते थे विल्बर्ट, और इसमें जो उसके दोस्त थे एडवर्ड नोवेल जैसे लोग वो बुलाते थे। With Brenworm's help, Edward keeps tabs on his father's attempt to spy on him and enjoys evading his attention. ब्रेनवॉर्म जो था ये इसका सर्वेंट था एडवर्ड नोवेल का, और इसी की मदद से एडवर्ड क्या करता था, एडवर्ड नोवेल वो अपने उसका जो बाप उसकी जासूसी करता था और उन चीज़ों पर नज़र रखे हुए था और अपने बाप का जो उस पर जासूसी थी उसको कहे पर और लगा दिया, उसका अटेंशन कहे और लगा दिया। एडवर्ड डेवलप्स अ म्यूचुअल अट्रैक्शन विद मिस्ट्रेस ब्रिजेट। यहाँ पर एक बात ये आती है कि एडवर्ड जो था उसने एक किस्म का जो मोहब्बत था और जो म्यूचुअल अट्रैक्शन था मिस्ट्रेस ब्रिजेट के साथ उसने बनाया। Wilbert then conspires to marry the two of them. Wilbert ने क्या किया, उन्होंने इन दोनों की शादी कराई, distracting the other characters, और दूसरे कैरेक्टर जो थे उनको धोखा देकर, उनको यहाँ से हटाकर, सामने से हटाकर इन दोनों की शादी करा दी। That the lovers can elope in secret, कि वो सेक्रेट में वो क्या करें, यहाँ से भाग जाए। At the end of the play, Edward received Justice Clement's blessing for his marriage. आखिर में इस प्ले के आखिर में ये होता है कि एडवर्ड जो है वो जस्टिस क्लेमेंट की मदद से अप्रूवल उसको मिल जाता है शादी के लिए कि वो मिस्ट्रेस ब्रिजेट के साथ शादी करे। सो ये था कैरेक्टर एडवर्ड नोवेल का। अब आगे जाते हैं, बाकी कैरेक्टर्स पर भी बात करते हैं। सो एक और कैरेक्टर्स है जिसका नाम है ब्रेनवॉर्म एंड ही इज द सर्वेंट टू ओल्ड नोवेल एंड एडवर्ड नोवेल। Brenworm is servant to Old Novel and Edward Novel, but Elise more with his younger master. ये दोनों का सर्वेंट था, लेकिन इसका ज़्यादा जो था ताल्लुक और जो ज़्यादा काम आता था वो यंग मास्टर का, जो एडवर्ड नॉवेल है उसका ज़्यादा काम आता था, बजाय उसका जो बाप था उसका नहीं आता था। His function in the plot is a master of disguise and deception. वो अपना होलिया ये सब कुछ चीज़ होते वो अपने आप को बदलता था और दूसरों को धोखा देने में माहिर था, which he uses to help Edward evade the attentions of his father. और इसने मदद की कि
उसने अपना जो ये डिस्गाइज और डिसेप्शन वाला मामला था, उसका जो टैलेंट था, उसने इस्तेमाल करके जो एडवर्ड के बारे में जो जासूसी और जो अटेंशन था उसका बाप का, वो कहे और लगा दिया। मच ऑफ द प्ले मोमेंटम कम्स फ्रॉम ब्रेनवॉर्म सेक्शन। ये सबसे जो लेवली कैरेक्टर है इस नावल में, तो वो ब्रेनवॉर्म का यही कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ वर्जन ऑफ archetypal witty slave found in ancient Greek। उसका ताल्लुक इसको क्या वर्जन कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह के आर्चेटाइपल जो एक ज़हीन गुलाम होता था एंशियंट ग्रीक में या रोमन थिएटर में, उसी तरह का एक किरदार उनको दिया गया। ब्रेनवॉर्म्स फर्स्ट डिस्गाइज इज एज फिट्स वर्ड, और उसका जो पहला डिस्गाइज था, होलिया था जो उसने बदल दिया था, वो फिट्स वर्ड्स का था, which he uses to glean information about old novel, जिससे वो जो है ओल्ड नावल के बारे में वो मालूमात हासिल करता था। अटेम्प्ट टू स्पाई ऑन एडवर्ड, जब वो एडवर्ड का जासूसी जिस वक्त वो करता, तो ये ब्रेनवॉर्म ही था जो उस यंग मास्टर है उसको बताए थे कि आपका बाप यहाँ पर आपकी जासूसी कर रहा है, और उसको मालूमात दिया करता था। ही देन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ रॉजर फॉर्मल, फिर उसने अपने आप को ऐसा बनाया, हुलिया ऐसा बनाया कि वो रॉजर फॉर्मल लगता था, जस्टिस क्लेमेंट असिस्टेंट, जो कि जस्टिस क्लेमेंट का क्या था, असिस्टेंट था। बिफोर एंट्रन टैकिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ पुलिसमैन इन मेकिंग द अरेस्ट ऑफ डाउन राइट, और इसी तरह उसने डाउन राउट को क्या क्या अरेस्ट करवा दिया। अल्टीमेटली ब्रेनवॉर्म इज कमेंडेड नॉट कंडेम्ड फॉर हिज डिसीटफुल एक्शंस, उसको उसके बारे में अच्छी बातें की गई, ना कि उसके खिलाफ बातें की गई, उसको खंडन किया गया ना, मतलब उसकी मुजम्मत, उसके कैरेक्टर की मुजम्मत नहीं की गई फॉर हिज डिसीटफुल एक्शन, क्योंकि वो जब धोखाधड़ी करता था तो इस पर उसको किसी भी किस्म की मुजम्मत का सामना नहीं करना पड़ा, बजाय इसके लोग उसको अच्छे अल्फाज से याद करते थे। व्हेन दे कम टू लाइट, जस्टिस क्लेमेंट बिलीव्स दैट ब्रेनवॉर्म डिजर्व नो पनिशमेंट, और जो जस्टिस क्लेमेंट था वो कहता था कि ब्रेनवॉर्म कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सजा का हकदार नहीं है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट विट, क्योंकि ये जो था वो बहुत अक्लमंद था, ऑफ हिज स्कीमिंग, जो चीज़ें वो करता था, एंड दैट फर्दर मोर जनरेशंस टू कम विल बी टॉकिंग अबाउट हिज एंड द वाइडर स्टोरी, कि जो नई जनरेशन आएंगे वो उसके बारे में बात करेंगे, और जो उसकी स्टोरिया हैं, बड़े बड़े स्टोरिया, उसके बारे में वो बात करेंगे। सो ये ब्रेनवॉर्म का कैरेक्टर था। अब आगे जाते हैं ओल्ड नाविल का कैरेक्टर। सो ओल्ड नाविल इज एन ओल्ड जेंटलमैन, ये एडवर्ड जो नावल है, यहाँ हम ईडी लिखेंगे कि इसका मतलब ही इज फादर टू एडवर्ड नावल, एडवर्ड्स फादर एंड ब्रेनवॉर्म्स मास्टर, और जो ब्रेनवॉर्म्स है उसका मास्टर। ही इज एन ओवरबियरिंग, मतलब वो एक बॉसी जो था बाप था, और हर वक्त बस अपने जो बच्चा है उसके फिक्र में रहता था, उस पर जासूसी भी करता था, नजर रखे हुए था। वरिंग अबाउट एडवर्ड्स इंटरेस्ट इन द आइडल पोइट्री, और उसको शायरी भी करने नहीं दिया करता था ये। एंड द कंपनी दैट ही कीप्स, और उसको ये भी नहीं पसंद था कि जो उसकी कंपनी थी एडवर्ड नावल की, यंग टैलेंट सच इज वेलब्रेड, और इनमें सरफरिस्त कौन था, वेलब्रेड था। Though he attempt to talk himself out of doing so, Nabil ends up trying to spy on his son, और आखिरकार क्या हुआ कि उसने अपने बच्चे की जो जासूसी थी वो छोड़ दी, intercepting a letter meant for him and following him towards the old Jewry, where Edward intends to meet up with well-bred Brenworm, more on the side of Edward। अब जो ब्रेनवॉर्म था वो ज्यादा किसके साइड, एडवर्ड की साइड पर था। ट्रैक्स ओल्ड नाविल, यानी वो धोखा देता था ओल्ड नाविल को बाय प्रिटेंडिंग टू बी एन एक्स सोल्जर, और मतलब वो किस तरह उसको धोखा देता था, वो खुद को एक सोल्जर जाहिर करता था, उसका हुलिया बना दिया करता था ये जो ब्रेनवॉर्म्स है। हु टैक्स ऑन अ रोल एज ओल्ड नॉवेल सर्वेंट, और असल में ये था कौन, ये ओल्ड नॉवेल का एक सर्वेंट था। इसके अलावा दिस मीन दैट एडवर्ड्स क्विकली गेट वाइंड ऑफ व्हाट ओल्ड नॉवेल इज अप टू। ओल्ड नॉवेल लर्न्स ऑफ ब्रेनवॉर्म्स एंड एडवर्ड डिसेप्शन बट अल्टीमेटली फॉरगिव्स देम। यहाँ ऐसा होता है कि जो ओल्ड नॉवेल है उसको पता चल जाता है ब्रेनवॉर्म्स और एडवर्ड्स की जो धोखाधड़ी है, डिसेप्शंस, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उनको माफ कर देता है। ही इज रियश्योर्ड बाय जस्टिस क्लेमेंट, और फिर जस्टिस क्लेमेंट जो है वो उसको ये बावर कराता है दैट ही इज वरिंग टू मच अबाउट
his son की वो बहुत ज्यादा अपने बेटे के बारे में सोचता है। and seems glad to see that Edward marries Mr. Bridget के एंड सीम्स ग्लेड टू सी, और ये फिर खुश हो जाता है कि एडवर्ड नॉवेल जो है वो मिस्ट्रेस ब्रिजेट से शादी कर रहा है। Perhaps old novel's most important contribution comes in Act 2, Scene 5। जो Act 2 और Scene 5 में उसका important role है, contribution है वो इस ड्रामे में, तो इधर Act 2 और Scene 5 में मौजूद है। In which he delivers a long speech on the nature of parenthood, जहाँ पर वो वल्दियत मतलब बाप होना या माँ होना उसकी अहमियत पर वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग स्पीच मतलब तकरीर करता है। wondering whether parents imbued their children with the same parts in their head, और कहता है कि क्यों जो माँ बाप है वो उन्हीं चीज़ों पर अपने बच्चों को तोलते हैं जिन गलतियों से वो खुद गुजर गए हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, वो है मास्टर स्टेफन का। तो जिस तरह कि हमने बनाया था, मैंने बताया था कि ये जो है स्टेफन ये कज़न है एडवर्ड नॉवेल का। स्टेफन इज़ अ यंग कंट्री गर्ल, ये एक देहाती लड़का है, और द नीपी ऑफ ओल्ड नॉवेल, और ये ओल्ड नॉवेल जो इसका भांजा है, एंड द कजन ऑफ एडवर्ड नॉवेल। स्टेफन इज फूलिश एंड ओबीडियंट, वो ओबीडियंट भी था लेकिन साथ में वो बड़ा बेवकूफ, मतलब वो बातें भी मानता था, बहुत ज्यादा ओबीडियंट था लेकिन बेवकूफ था। डेस्परेट टू फिट इन, हिज फर्स्ट अपीयरेंस सीज हिम आस्किंग और नॉवेल फॉर बुक्स ऑन हॉकिंग एंड हंटिंग। और उसका जो पहला अपीयरेंस कैसा होता है, वो और नॉवेल से कहता है कि वो के और नॉवेल उसको हॉकिंग और जो हंटिंग उस वक्त की जो फैशनेबल एक्टिविटीज थी उस वक्त की, तो उस पर उसको किताबें दे दे। दिस एनॉयज हिज अंकल, जिससे उसका जो अंकल था वो बहुत नाराज हो गया। हु कंसिडर्ड हिम एज वेस्टफुल कैरेक्टर, और भी उसको कहा कि ये क्या है, एक वेस्टफुल, एक जो है फजूल कैरेक्टर है, किरदार है ये। टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द प्ले स्टेफन इज स्ट्रक बाय ब्रेनवॉर्म, अब जो है मिडल ऑफ द प्ले में क्या होता है, स्टेफन के साथ ब्रेनवॉर्म एक धोखा करता है और अपने आप को फिट्स जो है फिट्जवर्ल्ड वो अपने आप को वही उसी का हुलिया बताता है, और ये ट्रैक करता है, धोखा देता है स्टेफन को, एंड टू बाइंग अ चीप एंड इन्फीरियर स्वॉर्ड, और क्या करता है इससे एक चीप और जो कमजोर स्वॉर्ड है, तलवार है, वो खरीदता है। स्टेफन गेट्स हिमसेल्फ इनटू ट्रबल व्हेन ही पैक्स अप डाउनराइट क्लॉक, और स्टेफन जो है वो तब मसले का शिकार हो जाता है जब वो डाउनराइट का जो क्लॉक है, चूहा है, उसको उठाता है। डिस्कार्डेड आफ्टर द लेटर ब्रॉल विद बबादिल, और जो है बाद में उसका मुकाबला बबादिल के साथ हो जाता है। व्हेन बबादिल एंड मैथ्यूस ट्राई टू हैव डाउनराइट अरेस्टेड, और फिर ये होता है कि discarded after the latter's brawl with Babadil when Babadil and Matthew tried to have Downright arrested, जब बबादिल और मैथ्यू चाहते थे कि वो डाउनराइट को अरेस्ट करे। डाउनराइट notices that Stephen has stolen his cloak, और उधर क्या देखता है, डाउनराइट जो है वो ये चीज नोटिस करता है कि स्टीफन ने उसका चूहा जो है वो चोरी किया है, एंड ड्रैग हिम टू जस्टिस क्लेमेंट टू, और उसको जस्टिस क्लेमेंट के पास ले जाता है। इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है विलब्रेड। विलब्रेड इज अ रगिश यंग गैलेंट विद टेस्ट फॉर मिसचीफ, ये एक ऐसा किरदार है, एक बदमाश बहादुर जवान है ये, और जो इसका टेस्ट है वो हमेशा गलत काम ही है, शरारत ही करना है। ही इज डाउनराइट्स हाफ ब्रदर, उस ये जो है विलब्रेड ये डाउनराइट्स का आधा भाई है, एंड डेलिबरेटली कॉजेज मच ऑफ द कंफ्यूजन, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनाता है। That runs throughout the play. Ketley and Dame Ketley's correspondent fears that the other is being adulterous, और केटली और डेम केटली के दरमियान जो है वो एक खौफ, एक दूसरे पर जो है वो शक पैदा करना, ये भी विलब्रेड का कमाल था। हैज लेटर टू एडवर्ड, अब इसका जो खत था एडवर्ड के लिए, अ फ्रेंड पुट्स द प्ले इन मोशन, जब वो खत चला गया यहाँ वहाँ से, और जो ओल्ड नावल है वो इस चीज़ को पढ़ता है, सो वहाँ से प्ले शुरू हो जाता है, वहाँ से इस प्ले में का मोशन स्टार्ट हो जाता है। इनवाइटिंग द लेटर मैन टू मीट हिम एट द ओल्ड जिवरी, और उसको बताता है कि वो
के साथ मिल जाए और जेवरी में। वेल ब्रेड एंजॉयज एक्सपोजिंग एंड मोकिंग द फूलिशनेस ऑफ अदर्स। वो किस चीज़ को एंजॉय करता था कि वो दूसरों के जो खामियां हैं उसको बाहर ला सके और जो दूसरों की बेवकूफ़ियां हैं उस पर तनकीद कर सके, उसका मजाक उड़ा सके। उसका मतलब वेबेट का कि अच्छे और उसके पसंद मशगले थे। सच एज मीथ्यूज प्रोपेंसिटी, जिस तरह की मीथ्यूज की जो तबलीग थी आपुल पोइट्री बेकार शायरी के लिए। सीइंग दिस इज फेयर गेम फॉर मैन लाइक हिमसेल्फ, कहता था कि ये ठीक काम है जो मीथ्यू करता है, ये इस जैसे शख्स के लिए ये काम ठीक है। वेल ब्रेड ऑल्सो ऑर्केस्ट्रेट मीन्स अरेंज करना। एडवर्ड्स मैरिज टू मिस्ट्रेस ब्रिजेट, और वेलब्रेड ने क्या किया कि उन्हें एडवर्ड्स और जो मिस्टर ब्रिजेट है उसकी जो शादी थी उसकी अरेंजमेंट वेलब्रेड ने ही की। असल में शादी नहीं थी बल्कि उनको भगा रहे थे, लेकिन सोलह जो निज़ाम था और इंतज़ाम था वो वेलब्रेड ने ही। Downright is a no-nonsense squire with a fairy temper and well-bred half brother। जो था ये मुअज़्ज़ज़ इंसान था with a fairy temper, जिसका वो वसीला भी था, and well-bred half brother, और well-bred का क्या था, आधा भाई था। He frequently rubs people up wrong way in legs text, वो हमेशा लोगों को गलत रास्ते पर डालता था और उनके साथ धोखा दही और मुख्तलिफ जो तरीके वो इस्तेमाल करके उनको डिसीव करते थे। रिजल्टिंग इन हिज फ्यूड विद कैप्टन बबादिल, और इसका नतीजा क्या निकला कि उसका झगड़ा किसके साथ हो गया, बबादिल के साथ। इन मास्टर मीथ्यू, और जो उसका मास्टर मीथ्यू बबादिल का शागिर्द था उसके साथ झगड़ा हुआ। द रॉइश बिहेवियर ऑफ वेलब्रेड इन हिज outrage angers डाउनराइट एट वन पॉइंट causing him to blame डेमोक्रेटली, और इसीलिए डाउनराइट वो डेमोक्रेटली को ब्लेम भी करता है फॉर अलाउइंग द यंग टैलेंट्स टू स्पेंड टाइम एट हर हाउस। मतलब अब वो कहता है कि ये जो लोग आते हैं, ये अपने भाई से कहता है, डाउनराइट अपने वेलब्रेड भाई से कहता है कि ये जो वो शक करने लग जाता है और कहता है कि क्यों जो है ये वेलब्रेड इस डाउनराइट को यहाँ बुलाता है, और इसी वजह से जो डेमोक्रेटली हैं वो अपने जो है बीवी पर वो शक शुरू कर देता है, और इसकी जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, डाउनराइट को। ही इज हाउएवर कंसिडरेबली ब्रेवर देन द बूस्टफुल बबादिल, ये जो झूठ मूठ का जो बहादुर इंसान था बबादिल, उससे ज़्यादा ब्रेवर था कौन की, डाउनराइट। व्हेन द टू मैन रियली कम टू ब्लोज, जब वो दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, एक दूसरे मारने लगे, डाउनराइट क्विकली डिसआर्म्स हिज अपोनेंट, तो इसने डाउनराइट ने बहुत जल्दी उसका जो अपोनेंट था, मुखालिफ था, उसका हाथ नीचे कर दिया। मैथ्यू फॉर हिज पार्ट रन्स अवे, और मैथ्यू जब था मुकाबले के लिए जब वो आया था और उसका नंबर था तो अपने नंबर पर वो भाग गया। डाउनराइट रफली रिप्रेजेंट एंगर और खोलर एंड द स्कीम ऑफ द फॉर ह्यूमर, जिस तरह की मैंने इस पर बहस की थी ह्यूमर पर कि ह्यूमर क्या होता है, तो इसी तरह जो है वो एंगर को ही रिप्रेजेंट करता है डाउनराइट। बट आल्सो एक्ट्स एज अ काउंटरफाइल टू मैथ्यू एंड बबादिल प्रेटेंशियसनेस, लेकिन उनके लिए क्या एक उनको रोकने के लिए, उनका हुरूर तोड़ने के लिए ये एक चीज साबित हो गई, कौन, डाउनराइट। ही इज इन अ वर्ड ऑथेंटिक, आप इसको एक ऑथेंटिक भी कहते हैं। मास्टर मैथ्यू, अब मास्टर मैथ्यू जो है एक नया कैरेक्टर है। मैथ्यू इज डिस्क्राइब एज अ टाउन गर्ल, ये क्या है, ये कस्बे का एक बदमाश है। दैट इज ही इज अ फूलिश यंग ऑर्बिनेट, की वो अर्बन एरिया से आया है और ये बहुत बड़ा बेवकूफ नौजवान है। ही इज अ पोएटस्टर, कि वो क्या है, एक शायर है, एक छोटा शायर है। समवन हु राइट्स इंफीरियर पोएट्री, ये वो इंसान होता है पोएटस्टर कि जो शायरी करता है या दूसरी की शायरी चोरी करता है। अगर दूसरी की शायरी चोरी नहीं करता तो वो फिर क्या करते हैं, बहुत कमजोर शायरी करता है। इन इज पर्टिकुलरली गिवन टू पासिंग ऑफ अदर पीपल वर्ड्स ऑन हिज एज हिज ओन, और दूसरों की शायरी पर अपना नाम दिया करता था। ही एडमायर्स द फास्ट ब्रेवडो ऑफ कैप्टन बबादिल, वो बड़ा मुतासिर था किससे, कैप्टन बबादिल की जो बहादुरी थी, खुदनुमाई वाली जो बहादुरी थी उसके, वो बड़ा आयल था। एंड फॉलोज हिम अराउंड, और इसके इर्द गिर्द घूमता करता था। बबादिल शोज हिम हाउ टू स्वर्ड फाइट, बबादिल ने उसको बताया कि किस तरह आपने
जो है स्वर्ड फाइट करना है, मतलब तलवार का जंग करना है। बट व्हेन कन्फ्रंटेड बाय डाउनराइट, लेकिन जब डाउनराइट का सामना उसको करना पड़ा, मिथ्यू फर्स्ट रिएक्शन इज टू रन अवे, तो मिथ्यू वहां से भाग निकला। इन द प्ले क्लोजिंग सीन्स, जो प्ले खत्म हो जाता है उस सीन में, जस्टिस क्लेमेंट इज डीपली अनइम्प्रेस्ड विद मिथ्यू प्लेजरिज्म, क्योंकि वो दूसरों की शायरी या जो राइटिंग थी वो चोरी करता था, इसलिए वो जो जस्टिस क्लेमेंट था वो इससे अनइम्प्रेस्ड था, एंड रिफ्यूजेस हिम टू इनवाइट टू सेलिब्रिटी वेडिंग फीस्ट एट दैट इवनिंग। और उसी शाम जो वेडिंग हो रही थी उसमें जो खुराक का प्रोग्राम सेलिब्रेट हो रहा था, तो उसने उसको इनवाइट नहीं किया, उसने रिफ्यूज किया कि हमने मास्टर मैथ्यू को नहीं बुलाना है। सो आगे चलते हैं एक और कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है कैप्टन बवादिल। बवादिल इज अ ब्रैगनेट सोल्जर हु लॉज एट कॉब्स हाउस, जो कि उधर पड़ा रहता है। ही इज एक्सट्रीमली बूस्टफुल, टॉकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज एक्सप्लॉइट इन हिज वॉर इन डेट, मतलब वो लंबी लंबी छोड़ता है कैप्टन बवादिल कि मैंने जंगों में ये किया, मैंने वो किया, बस इसी चीज और मुसलसल बातों में लगा रहता है। ही टॉक्स ऑन मैथ्यू एज टीच, और मैथ्यू के बारे में कहता है, टीचिंग हिम हैज सेल्फ प्रोफेस्ड नॉलेज ऑफ स्वॉर्डमैनशिप एंड ड्यूलिंग, कहते हैं कि मैं उसको जो है जो दो दो हाथ का मुकाबला होता है या स्वॉर्डमैनशिप है, किस तरह अपने तलवार चलाना है, उसका जो सेल्फ प्रोफेस्ड है, जो कि उसने खुद नए नए तरीके सीखे हैं या इल्म उसके पास है, वो मैं सिखाता हूँ मैथ्यू को। ये कौन कहता है? बवादिल। बवादिल एंटर्स अ फ्यूड विद डाउनराइट। हाँ, अब इसका वो डाउनराइट के साथ झगड़ा हो जाता है, एक फ्यूड हो जाता है। हु एम्बेरसेस द कैप्टन बाय डिसआर्मिंग हिम द विद ईज, की बड़ी आसानी के साथ कैप्टन बबादिल को डाउनराइट ने शिकस्त दी। बबादिल अफ्रेड ऑफ द टेंट टू हिज रेपुटेशन, यहाँ पर उसका जो रेपुटेशन था, उसने अपना रेपुटेशन जो खुद बनाया था झूठ बोल के, तो उनको खतरा हो गया। ट्राइज टू मेक इंक्रीजिंगली डेस्परेट एक्सक्यूजेस, और फिर वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाने लगा अबाउट हिज कावर्डली बिहेवियर, जो कि बुज़दिलाना उसका रवैया था, उसके हवाले से वो क्योंकि उसने शिकस्त खाई थी और इस शिकस्त को छुपाने के लिए वो झूठ बोल रहा था। ही लेटर सीक्स टू गेट डाउनराइट अरेस्टेड, बाद में वो चाहता है कि डाउनराइट जो है अरेस्ट हो जाए। इन द प्ले क्लोजिंग रेजोल्यूशन इट जस्टिस क्लेमेंट द जज रिजर्व स्पेशल स्कॉन फॉर बबादिल, perceiving his inauthenticity, a lack of bravery to especially damning characters, और उनको एक फजूल कैरेक्टर तस्वूर किया गया, क्योंकि जस्टिस क्लेमेंट जो है उसने उसके लिए एक स्पेशल जो जगह थी स्कॉन उसको दी, किसने? जस्टिस क्लेमेंट ने। अब आगे चलते हैं एक और कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है कैटली। सो ही इज कैटली। कैटली इज अ क्लॉथ मर्चेंट, ये एक मर्चेंट है, कपड़ों का कारोबारी है। मैरिड टू डैम कैटली, जिसकी शादी हुई है डैम कैटली से, और ये भाई है वेलब्रेड का, एंड ब्रदर्स ऑफ मिस्ट्रेस ब्रिजेट, सॉरी, और ये जो है मिस्ट्रेस ब्रिजेट का भाई है। ही इज आल्सो द अनफॉर्चुनेट लैंडलॉर्ड ऑफ वेलब्रेड, increasingly upset by the later behavior in the company he keeps, और वो जो है अपनी बाई के जो है उसका कैरेक्टर था या उसका जो बिहेवियर था उसके लिए वो बहुत परेशान था। और द कोर्स ऑफ द प्ले, जिस तरह ये जो कोर्स हैं, ये जो प्ले है ये आगे जा रहा है, केटली ग्रोज मोर एंड मोर पैरानॉइड दैट ही इज बीइंग ककर्ल्ड, उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ उसके आंख के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा दैट हिज वाइफ इज हैविंग एन अफेयर, कि उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। दिस मैनिफेस्ट एन इंक्रीजिंगली डेस्परेट बिहेवियर एज कैटली ट्राइज टू गार्ड हिज हाउस यूजिंग हिज असिस्टेंट कैश, और कैश की मदद से वो मदद का उसका जो गार्ड है उसके घर की तरफ लेके जा रहा है कैश, एंड रन्स अक्रॉस टाउन ट्राइंग टू कैच हिज वाइफ इन द एक्ट, और इस एक्ट में वो क्या करता है कि टाउन में इर्द गिर्द वो जाता है और उसकी बीवी जो है उसको ढूंढता है। इन कीपिंग विद जॉनसन्स एम टू हैव ईच कैरेक्टर्स डोमिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह की जॉनसन्स की जो हमने ह्यूमर की बात की थी, इसी तरह उसका जो मकसद था कि हर कैरेक्टर जो है उसका एक न एक जो डोमिनेंट या उसका पर्टिकुलर कोई खुसूसियत है या कैरेक्टर है उसको जाहिर किया जा सके। कैटली एम्बॉडीज जेलिसी, तो उसमें एज एट एटवर्ड्स, तो इसमें जो कैटली था उसकी जो जेलिसी थी वो बहुत खतरनाक हद तक थी। ही इज केवर्ड, अब वो केवर हो चुका है, अ लिटिल अनबिलीविंगली बाय जस्टिस क्लेमेंट।
After this, we have the character of Dame Catelyn in this play. In Dame Catelyn is Catelyn's wife. जिस तरह के नाम से पता चलता है कैटली की वाइफ ही थी. Just like her husband, she is tracked by Wilbred into rushing to Cobb House. जिस तरह उसका जो हस्बैंड था उसके साथ ट्रैक किया गया, इसी तरह वेलब्रेड ने इसके साथ भी धोखा किया और उसको कॉब्स हाउस तक पहुंचाया और कहा कि जो आपका शोहर है केटली, उसका जो कॉब है उसकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है, एक्सपेक्टिंग टू फाइंड केटली कमिटिंग एडल्टरी. और ये एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि जब वो जाएंगे तो अपने शोहर को रंगे हाथों पकड़ेगी. व्हाइल ही थिंक्स दैट शी इज द वन चीटिंग, लेकिन वो सोचता था कि उसकी जो बीवी है सिर्फ वो चीट करती है. इन द एंड जस्टिस क्लेमेंट पॉइंट्स आउट द एरर ऑफ हर वेज. फिर आखिर में जस्टिस क्लेमेंट उसका जो जिसकी जो तरीक़ाकार हैं डैम केटली की, उनकी उन तरीक़ाकार गलत में से जो गलतियां हैं उनकी तरफ उनकी निशानदेही करते हैं. एंड शी मैक्स हर पीस विद हर हस्बैंड, और फिर जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो आराम से रहने लगते हैं और जो उनके मसले थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं. इसके बाद एक और कैरेक्टर है मिस्ट्रेस ब्रिजेट, जिसका नाम क्या है, मिस्ट्रेस ब्रिजेट. ब्रिजेट इज केटलीज अट्रैक्टिव एंड वर्जिनल सिस्टर. जो ब्रिजेट है ये केटलीज की है, ये उसकी खूबसूरत अट्रैक्टिव पुरकशिश और गैर शादीशुदा बहन थी. शी डज नॉट गेट मैनी लाइन्स इन द प्ले, उसके साथ इतनी कोई लाइन्स नहीं है, बट शी इज सो एडोरेबल, पीपल लव हर एंड people in this play want to marry her. Functioning mainly as an object of attraction for Master Matthew and Edward Novell. तो ये दोनों के लिए, मास्टर मैथ्यू के लिए भी और एडवर्ड नॉवेल के लिए भी अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी. शी इज अट्रैक्टेड टू एडवर्ड्स, और खुद उसको एडवर्ड पसंद था. एंड इज परसुएडेड बाय विलब्रेड टू मैरी हिम, और उसको विलब्रेड ने इस बात पर आमादा किया कि वो एडवर्ड के साथ शादी करे इन सेक्रेट, चुप कर. वाइल द अदर कैरेक्टर्स आर डिस्ट्रैक्टेड, और दूसरे कैरेक्टर्स जो थे उसको डिस्ट्रैक्ट किए गए, उनको भगा दिए गए ताकि उनको इन चीज का पता न चले. इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है कैश. कैश इज कैटलीज बिजनेस असिस्टेंट. कैश कौन है, ये कैटलीज का बिजनेस असिस्टेंट है. According to Ketley, Cash was taken in by his master as a young age, कि वो बड़े छोटे एज में उसके मास्टर ने लाया है. He served as in go-between initially for business matters, but in the main for Ketley's jealous paranoia. Ketley at one stage stationed Cash at his house to watch out for Wilbert and his entourage. तो इस तरह उसका काम था. उसका केटली जो था वो बिजनेस असिस्टेंट था, तो उस हवाले से वो उसकी मदद करता था. लेकिन फिर इस प्ले में ये हुआ कि उसका जो केटली है वो इसको इस्तेमाल करने लगा कि वो ये सब कुछ चीज़ जासूसी करे, और इसी तरह कामों पर उसको लगाया गया. लाइक हर हस्बैंड देन केटली आल्सो यूजेस कैश. तो जिस तरह केटली ने उसको अपनी बीवी की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, इसी तरह डेम केटली भी इसी कैश को अपने हस्बैंड जो उसका है स्पाउस और उसकी जो एडल्ट्री है, जो कुछ वो कर रहा है, तो उस चीज़ के वो खिलाफ जो थे वो सबूत इकट्ठे करने के लिए वो कैश को इस्तेमाल कर रही थी. मतलब जो दोनों केटली है और इसकी जो बीवी के डैम केटलीज, तो दोनों इसको एक ही बंदे को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ. एक और कैरेक्टर है इसमें कॉब का. तो कॉब कौन है? कॉब इज अ वर्किंग क्लास वाटर बियर. इसका काम क्या है? पानी को इधर से उधर लेना, एक घर से दूसरे घर को. अ मैन हु डिलीवर्स वाटर फ्रॉम हाउस टू हाउस. कैप्टन बबादिल बीट्स हिम. अब कॉब को कैप्टन बबादिल ने मारा था फॉर कंप्लेनिंग अबाउट हिज टोबैको स्मोक, क्योंकि कैप्टन बबादिल था वो स्मोकिंग करता था और इसकी जो कंप्लेनिंग थी वो कॉब ने लगाई थी, तो इसलिए कॉब को बबादिल ने मारा था. टू सीक अ वारंट फॉर बबादिल्स अरेस्ट. क्लेमेंट अ फैन ऑफ टोबैको. और क्लेमेंट जो था वो खुद वो स्मोकर था, वो खुद टोबैको ये पीता था. रिफ्यूजेस एंड नियरली सेंड कॉब हिमसेल्फ टू जेल. और बजाय कैप्टन बबादिल की उसने कॉब को ही जेल जाना तकरीबन उसको बेच चुका था. एट वन स्टेज कॉब सस्पेक्ट हिज वाइफ. कॉब क्या करता है? अपनी बीवी पर शक करता है, टिप, जिसका नाम टिप है, ऑफ कोल्डिंग हैम एंड एक्टिंग एज अ बॉड. फॉर दिस ही बीट्स हर. और इसी वजह से शक करते करते कि वो इस तरह का काम करती हैं तो ही बीट्स हर, वो इसको मार देता है. इन द एंड तो दे रिजॉल्व द डिफरेंसेस. और फिर उनके जो मसाइल थे, जो डिफरेंसेस थे सोच की और जो
ट्रस्ट की उन चीज़ को उन्होंने रिजॉल्व किया, उस मसले को हल कर दिया। इसके बाद आखिरी दो कैरेक्टर्स हमारे पास बचते हैं। एक है जस्टिस क्लेमेंट। जस्टिस क्लेमेंट इज a rambunctious old man who acts as the legal authority। ये हाईली स्पिरिटेड इंसान था। जिस तरह ये जो है प्ले आगे बढ़ता है तो वो लीगल अथॉरिटी की हैसियत से वो काम करता है। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज इट एट द एंड ऑफ द प्ले। उसका जो सबसे ज्यादा अहम रोल था वो प्ले के आखिर में था। इन विच ही ड्रॉस प्रोसीडिंग टू अ रिलेटिवली फोर्स्ड रेजोल्यूशन। ही पॉइंट्स आउट दैट विल्ब्रेट हैज ट्रैक्ड कैटली एंड डैम कैटली। उसने ये पॉइंट आउट कर लिया कि विल्ब्रेट ने जो है कैटली और डेम कैटली को धोखा दिया, उसको ट्रैक किया। इनटू ईच थिंकिंग द अदर इज एडल्ट्रियस, कि वो दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे कि ये जो है गलत काम करते हैं। ही इज नॉट अ क्लियर कट मोरली वर्चुअस और डिसइंटरेस्टेड फिगर। आप भी नहीं कह सकते कि वो क्लियर कट एक जो है मोरली अच्छा इंसान है या डिसइंटरेस्टेड फिगर है। हाउएवर एज ही प्रेजेस ब्रेनवॉर्म फॉर द वेट, लेकिन जैसे ही वो ब्रेनवॉर्म को उसकी काबिलियत पर प्रेस करता है ऑफ हिज डिसेप्टिव एक्शंस, क्योंकि वो बहुत जल्दी धोखा दे देता है, और वही धोखादही को जब ब्रेनवर्क की इस काबिलियत को जब ये वेलब्रेड जो है उसकी तायद करता है थ्रू आउट द प्ले। ही रिजर्व स्पेशल हेट्रेड फॉर बबादिल, और जो था जस्टिस क्लेमेंट उसके दिल में जो था बबादिल और मितु के लिए अपने तरफ से भी उसकी नफरत थी। बोथ ऑफ whom he thinks are false a soldier and poet respectively, कि एक फजूल सोल्जर है और दूसरा फजूल शायर है। क्लेमेंट कंक्लूड्स, अब क्लेमेंट जो है वो कंक्लूड करता है, नतीजा हासिल करता है द प्ले बाय ऑर्डरिंग अ बैंक्वेट टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ एडवर्ड नोवेल एंड मिस्ट्रेस ब्रिजेट। वो ऑर्डर करता है कि वो जो है एक बैंक्वेट को, फूलों का एक गुलदस्ता वो क्या करें ताकि वो मंगवाए और वो एडवर्ड नोवेल और मिस्ट्रेस ब्रिजेट की जो शादी है उसको सेलिब्रेट कर सके। यहाँ पर एक आखिरी जो कैरेक्टर है वो बचता है, वो है रॉजर फॉर्मल। रॉजर फॉर्मल इज जस्टिस क्लेमेंट्स क्लर्क। ये जो जस्टिस क्लेमेंट है उसका क्लर्क है। एन असिस्टेंट और असिस्टेंट बी टास्क्ड विद फुलफिलिंग हिज बॉस एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। जो भी उसका जो बॉस था उसके एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो काम करना था। लेट इन द प्ले, प्ले के आखिर में ही इज एंटीग्रूड बाय ब्रेन वर्म्स अल्टर्स एगो। उसको भी ब्रेन वर्म्स ने बेवकूफ़ बनाया। फिट्सवर्ड्स एंड गोज आउट टू ड्रिंक वाइन विद हिम, और इसके साथ शराब पी, मतलब चेहरा होलिया बदल बदल कर उसको काम पर लगे। एंड हियर अबाउट हिज बैक स्टोरी एज एन एक्स सोल्जर, और एज एन एक्स सोल्जर भी उसकी कहानी सुनी। ब्रेन वर्म्स गेट्स फॉर्मल ड्रंक। ब्रेनवाम का क्या था, वो फार्मल ड्रिंक किया एंड स्टील्स हिज क्लॉथ, और उसके कपड़े चोरी किए। इनेबलिंग हैम टू सर्व डाउन राइट, और इसको यहाँ तक पहुँचा कि इसका काबिल बनाए कि वो डाउन राइट जो है विद अ फॉल्स अरेस्ट वारंट ऑन बिहाफ ऑफ कैप्टन बबादिल एंड मास्टर मिथ्यू। तो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया कि वो एक दूसरे के खिलाफ क्या करें, केसेस करें और जेल जाए। हु गिव हैम जेवल्स एंड क्लॉथिंग इन एक्सचेंज, जिसने उसको बदले में जेवल्स भी दिए थे, जवाहरात, और एक्सचेंज में कपड़े भी दिए थे। So this was all about the characters of Every Man in His Humor, written by Ben Jonson, and this is the characters explained by Suhaib Jamil. Um, you people must subscribe to this channel. Thank you for watching the whole video. If you people have any question regarding this play, so please jot down your questions, your reservations, whatever you have in your minds in the comment box below. Here you have my email, chahat4221 means 4221@gmail.com. This is my email, and the following number is my phone number, WhatsApp number 0341577812. You can call me, you can text me, you can email me, wherever you want, whenever you want. I will be there to assist you people. Thanks for watching. Your suggestion will be highly valued. Thank you. Allah Hafiz. See you soon. Fi amanillah.